Hello my dear students, welcome in this class. मैं भी कह रहे आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज एक नई चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हूँ। उम्मीद है कि अब तक के जितने एपिसोड आपके पास गए हैं उसमें आपने अच्छी तरीके से उसको पढ़ा होगा, लिखा होगा, समझा होगा। आपकी परीक्षा भी सन्निकट है, इसलिए आप तैयारी में भी जुटे होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज एक नया चैप्टर आपके सामने है वॉच, जिसको आप इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। शायद आपके सर आपको पढ़ाए होंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज उसी एक्टिव और पैसिव की चर्चा आपसे मैं करने जा रहा हूं। आप हिंदी में उसको हम बोलते हैं वाच्य। सबसे पहले ये जानोगे कि वाच्य है क्या। तो वाच्य की परिभाषा हिंदी में ये बताई गई है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले, उसे हम वाच्य कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, इंग्लिश में आपने केवल दो वॉइस पढ़े हैं, एक्टिव एंड पैसिव, लेकिन हिंदी में ये वाच्य तीन प्रकार के होते हैं इस परिभाषा के अनुसार: कर्ता, कर्म या भाव। सेंटेंस को देखने के बाद आप जब ये परखो कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या उसमें कोई भावना दिखाई गई है कि उस कार्य को करने में आप समर्थ हो या उस कार्य को करने में आप असमर्थ हो, तो इस आधार को हम वाच्य कहते हैं। तो यदि तीन प्रारूप आप पहचानते हो कि कर्ता प्रधान है, कि कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, इस आधार पर यदि हम विश्लेषण करें, इस आधार पर यदि हम वाच्य के भेदों को परखें, तो हमारे पास वाच्य के तीन भेद नजर आ रहे हैं। एक का नाम कर्तवाच्य, दूसरे का नाम कर्मवाच्य और तीसरे का नाम भाववाच्य। इंग्लिश में दो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में आप बोलते हो कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में बोलते हो कर्मवाच्य। लेकिन ये वाच्य इंग्लिश में आपको शायद नहीं मिलता, केवल दो। जैसे हम बोलते हैं कि राम राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस जो है, यदि कोई आपसे वॉइस पूछे तो आप बतलाओगे कि इट इज एक्टिव वॉइस, राम राइट्स ए लेटर। बट इन द पैसिव वॉइस जब इसको बोलते हो, ऑब्जेक्ट को एट फर्स्ट कर लेते हो। जब आपने एक्टिव वॉइस बोला, एट फर्स्ट सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट आर अदर्स एंड इन द लास्ट वर्ब। बट पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन वर्ब्स एंड इन द लास्ट सब्जेक्ट। अर्थात एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को आप फर्स्ट करते हो, पैसिव वॉइस में लास्ट में ले जाते हो। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को फर्स्ट में करते हो, ऑब्जेक्ट को सेकंड में करते हो, क्रिया लास्ट में जाती है, वर्ब। और पैसिव में ऑब्जेक्ट फर्स्ट में जाता है। और वहां पर आपको बहुत सारी चीजों को लर्न करना पड़ता है। वर्ब का थर्ड रूप लेना पड़ता है, क्रिया चेंज होती है। ईजेएमआर का प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते हो, ईजेएमआर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, यदि आपसे कोई इंग्लिश में पूछे कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आप बोलोगे कि ए लेटर इज रिटन बाय राम। रिटन करना पड़ता है, इज जोड़ना पड़ता है, बाई जोड़ना पड़ता है, तो बहुत सारी झंझटें होती हैं। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा दिमाग का यदि आप प्रयोग करोगे
तो बड़ी आसानी से 7th के छात्र भी हमारे इस चैप्टर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और लिख सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सेंटेंस जिस रूप में लिखा है आप चेंजिंग उसी रूप में करोगे, कहीं भी उस शब्द को इधर उधर परिवर्तित नहीं करना है। अपनी तरफ से केवल 2 चीजें जोड़नी होती है, उसकी चर्चा फिलहाल मैं कल के आपके एपिसोड में करूंगा। आज तो केवल आपको ये समझना है, परखना है कि वाच्य क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं और उनका डिफिनेशन क्या है। तो अभी आपको मैंने क्लियर किया कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात आप ये जानो कि इसमें कर्ता प्रधान है कि क्रिया प्रधान है कि कर्म प्रधान है। जैसे राम पढ़ता है, मुख्य कौन होगा इसमें? राम, क्योंकि राम पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन राम फल खाता है, यहां कर्ता नहीं प्रधान है। मेन काम है फल को खाना, वो किसके द्वारा खाया जाता है ये तो बात की बात हो गई। एट फर्स्ट पहला काम आप उस सेंटेंस में कोई पूछे कि इसमें मुख्य शब्द क्या है, तो आप कहोगे कि फल को खाना, फल खाना। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट कर्म प्रदान होगा। राम पढ़ता है तो राम मुख्य है, और मुख्य रोल में नायक वो है। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है तो अब राम कौन हो गया? राम का कोई मतलब नहीं है, मेन चीज पुस्तक पढ़ने की हो रही है। और तब आपसे कोई पूछेगा कि किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तब आप कहोगे राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। यही होता है वाच्य परिवर्तन। और जब आप ये किसी कार्य में असमर्थता जना दो, किसी कार्य में आप समर्थ हो, जिसके लिए सकना क्रिया आती है। मैं दौड़ सकता हूं, अर्थात मैं दौड़ सकने में सक्षम। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा जा सकता है, मतलब मैं समर्थ हूं। अब मुझे दौड़ा नहीं जा सकता, यह समर्थ हूं। अर्थात भाववाच्य जो होता है ये हमको समर्थता और असमर्थता बतलाता है। इसकी भी चर्चा कल ही होगी। तो आज पहली चीज आपने ये जाना कि जब वाक्य, जहां पर क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, ब्रैकेट में हो जाएगा कर्ता प्रधान। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक अंडरलाइन हो जाएगी, कर्म प्रधान। और राम से दौड़ा नहीं जाता, असमर्थ है वो, ये भाव प्रधान। कैसे आप जानोगे, कैसे पहचानोगे? अभी आप 7th 8th में पढ़ते हो, इसलिए आपको इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है। स्पष्ट जानकारी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि क्लास में बहुत मुकम्मल ढंग से आप समझ जाओगे, आप खुद जवाब दे सकोगे। लेकिन आज मैं जो समझा रहा हूं उसके आधार पर अपने दिल दिमाग में कुछ बैठा करके घर पर एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, देखना, समझना कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इसकी चर्चा करें। अब अगली सीढ़ी पर आप ये जान लें कि हमारे वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो मेरे स्नेही छात्रों, क्रिया ही बतला दी कि कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले, इसका मतलब वाच्य जो होता होगा हिंदी में वो 3 प्रकार का है। कर्ता प्रधान तो उसको कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान तो वो कर्मवाच्य, और भाव प्रधान तो भाववाच्य। अर्थात कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि ये कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है, किसे कर्तृवाच्य कहते हैं, बड़ी सीधी सी परिभाषा है, 1 सेकंड में याद आप कर लोगे कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं।
सीधी जनरल सी परिभाषा है। लेकिन हमारा छात्र केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता। छात्र को अस्पष्ट जानकारी के लिए उसे कुछ और लिखना पड़ता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये तो सही है कि उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछ दे कि इस वाक्य की क्रिया कैसे लिखी जाती है, तो वहां थोड़ा सा अटक सकते हैं। क्रिया किसके अनुसार लिखी गई है, तो ये बता सकते हो कि कर्ता जो कह रहा है उसके अनुसार लिखी गई है। अर्थात कर्तृवाच्य की परिभाषा सीधे सीधे शब्दों में ये हो गई कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। करेक्ट? जैसे आपने लिखा है कि मैं फल खाता हूं, मेन काम कौन कर रहा है? मैं खाता हूं। तो जो क्रिया है ये मैं के अनुसार लिखी गई है। मैं खाता हूं, क्या खाता हूं? फल खाता हूं। लेकिन यही कहा जाए कि मेरे द्वारा फल खाया जाता है, तो मेरे द्वारा नहीं प्रधान होगा, तब फल प्रधान हो जाएगा। कुछ अंतर आपको समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है तो जानना कि कर्तवाच्य में जब आप अपने सेंटेंस को देखे हो तो आप ये देखो कि मैं के साथ कुछ जुड़ा नहीं है, केवल मैं फल, और मैं का रूप थोड़ा सा चेंज हो गया है, वही द्वारा आ गया। जो पैसिव वॉइस में आप बाई लिखते हो लास्ट में, ए लेटर इज रिटन बाई राम, तो जो बाई राम लास्ट में लिखते हो वही बाई राम शुरू में आ गया, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा क्या खाया जाता है? फल खाया जाता है। मैं फल खाता हूं तो मेरे द्वारा, अर्थात जो भी कर्ता ये रहेगा उस कर्ता के साथ यदि आप द्वारा जोड़ दोगे तो जान लेना कि हमारी चेंजिंग कर्मवाच्य में जा रही है। और उसके साथ ये जो क्रिया है इसके आगे जाना जोड़ दोगे तो जान लो कि हमारा सेंटेंस सही है। मेरे प्रिय छात्रों, जो क्रिया रहेगी कर्मवाच्य में वो खाता नहीं है, वो सब या वाली चाहे आ वाली, आया, गया, खाया, पिया, सोया, उठा, बैठा, लिखा, पढ़ा, इस टाइप की क्रिया होती है। इस क्रिया को आप उस रूप में चेंज करते हो। अभी चलो, तो कर्तवाच्य जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है, अर्थात जो ये खाता हूं, ये यदि मैं लिखा है तो आप सीधे सीधे बतला दोगे कि ये मैं जो है ये कोई लड़का है या कोई लड़की है। आप तुरंत बता दोगे कि मैं जो है ये कोई लड़का है, इसीलिए वो कह रहा है खाता हूं। यदि ये लड़की होती तो कहती कि मैं फल खाती हूं, तब आप कहते कि मैं जो है ये इसलिए लिखी। क्यों, कैसे जान गए कि यह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसके साथ द्वारा नहीं है, इसलिए ये कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, और इसलिए क्रिया जो भी कर्ता के अनुसार है। अब कर्मवाच्य, इस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और तब क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं लिखी जाती है। जैसा कर्म उसका कहता है उसके अनुसार लिखी जाती है। यही आप थोड़ी सी आपके लिए जटिलता होगी, क्योंकि जब कर्म के अनुसार क्रिया लिखी जाएगी तो आपको समझने के लिए एक चीज और दिमाग में रखना पड़ेगा, और वो होगा कर्म का लिंग की जानकारी करना। ये थोड़ा सा कठिन काम है, वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को मैंने जानकारी दे भी दी है कि कैसे किसी लिंग को आप पहचानते हो, और शायद आपके दिमाग में है कि मैंने आपको चुनिंदा कुछ शब्द दिए थे जिसके द्वारा आप जान लेते हो कि इसका लिंग क्या होगा। तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है, और आखिरी सीढ़ी पर है आपका भाववाच्य,
यहां पर जो वाक्य में क्रिया जो होती है उसमें न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। तो भाववाच्य की परिभाषा हो जाएगी, जब वाक्य में क्रिया, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, उस वाच्य को हम भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य की कोई भी क्रिया जो होती है वह अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में लिखी जाती है। अर्थात कोई भी क्रिया आपकी ई की मात्रा के साथ खत्म नहीं होती। तो एक प्रकार से आपने ये जान लिया कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इतनी जानकारी के साथ मैं आज बीके राय आपसे विदा ले रहा हूं। उम्मीद है कि आप इसे अपनी कॉपी पर लिख करके इसे याद करोगे और आप अच्छे रहो, आप खुशहाल रहो। इसी कामना के साथ मैं बीके राय आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।